नमस्कार दोस्तों। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 83% बढ़ चुकी है बेरोजगारी। सीएमआई के अनुसार भारत में कुल 140 करोड़ जनसंख्या में 111 करोड़ यानी 15 से 59 ईयर के अंडर जो कि काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं, इनका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 100% में 79% वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन है। सीएमआई ने समस्या जताते हुए बताया कि ये जो 111 करोड़ की जनसंख्या है जो कि वर्किंग एज ग्रुप की है, यानी काम कर सकते हैं या फिर काम कर रहे हैं, इनमें से लगभग 92% महिलाएं और 33% पुरुष ऐसे हैं जो कि ना कोई काम कर रहे हैं और ना ही किसी काम या रोजगार की तलाश में हैं। ये वो लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, ना कुछ कर रहे हैं और ना ही कुछ करना चाहते हैं। बस भोजन मिल जा रहा है 2 वक्त का, खा रहे हैं, जी रहे हैं, पड़े हैं, बस ऐसे ही। जीवन का कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जी हाँ, बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, लेकिन सच्ची बात थोड़ी कड़वी है। एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। 92% औरतें बेरोजगार हैं, मुद्दा ये नहीं है। 33% युवा बेरोजगार हैं, मुद्दा ये है। क्यों है? कारण क्या है? कारण ये है कि वो कुछ करना नहीं चाहते। देखिए, औरतों का क्या है, औरतें गृहिणी बन के घर संभाल लेंगी, घर का काम देख लेंगी, लेकिन आदमी क्या करेगा? उस घर को तो बनाना पड़ेगा जिसे औरत देखेगी या संभालेगी, और बनाने के बाद भी छुट्टी नहीं है। उस घर को चलाने के लिए आपको रेगुलर इनकम जनरेट करनी ही पड़ेगी। पुरुष का निर्माण ही उद्यम के लिए हुआ है। एक आदमी अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार कहलाता कब है? आपके घर में मॉम डैड हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो इनमें से अनएम्प्लॉयड कौन कहलाएगा? अब आपकी मॉम घर संभालती हैं तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगी कि नहीं? देखिए, हर वो आदमी जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और चाहता है कि उसकी जॉब लगे मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही है, उसको हम अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार कहते हैं। अब जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और वो कुछ करना नहीं चाहता, बस टाइम पास कर रहा है, खाता है, पीता है और सोता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? देखिए, ऐसे लोग बर्डन होते हैं घर वालों पे भी और देश पे भी, क्योंकि ये खाते उतना ही है, रिसोर्सेज उतनी ही यूज करते हैं, गंदगी और पोल्यूशन भी उतना ही करते हैं, लेकिन ये ना घर की इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं और ना ही देश की। जिस तरह से घर में जितने ज्यादा लोग कमाएंगे उतना अच्छा घर चलेगा, ठीक उसी तरीके से देश में 15 से 59 ईयर के लोग कमाते हैं और बाकी एज के लोग उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब कमाने वाली एज के लोग भी अगर खाली बैठने का मन करेगा उनका, या फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है वो कंट्री कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। देखिए, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा। जो लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं ना, कोई सरकार आएगी अच्छी, हमें रोजगार देगी, हम सबको रोजगार देगी। कुछ लोग तो ये भी हैं कि हमारी कास्ट की सरकार आएगी तो हमारे कास्ट को भर्ती कर लेगी, और ऐसे भी संतुष्टि वाले लोग हैं, ना भी कुछ मिला तो बेरोजगारी भत्ता तो देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बेरोजगारी भत्ते से क्या होगा आपका? तो कोई भी सरकार आपके लिए फरिश्ता बन के नहीं आने वाली है। आपको स्वयं अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। देखिए, WENR के अनुसार 53 मिलियन भारतीय बेरोजगार हैं और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए 10 मिलियन जॉब्स की तत्काल आवश्यकता है। अगर इस वैकेंसी को फिलअप की भी जाने लगी, आज से ही स्टार्ट की जाए, तो हर रोज 27,000 वैकेंसी फिल करनी पड़ेंगी, तब जाकर 12 वर्ष में कहीं ये बेरोजगारी दूर हो पाएगी। तो ऐसा कोई सरकार नहीं कर सकती। ये काम किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो आइए करते हैं बात सरकार की, जिसके भरोसे रुकी है नाव पतवार की। इलाहाबाद हो या दिल्ली का मुखर्जी नगर, जहां पर लाखों विद्यार्थी अपने जीवन के सबसे मूल्यवान समय का 10 से 15 वर्ष निकाल देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारियां करने में। और इनके साथ होता क्या है, आइए देखते हैं। बात करते हैं HSSC CET 2023 में वैकेंसी निकली है रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि 13,536 वैकेंसी थी और इसमें आवेदनकर्ता 13,75,551 थे। और अब इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1%, बाकी 99% कहां जाएंगे? आइए दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। यूपी पुलिस, जिसमें 60,000 वैकेंसी निकली थी और आवेदनकर्ता थे 50 लाख। लेकिन हुआ क्या? परीक्षा हुई, पेपर आउट, मैटर स्टॉप, आ गया इलेक्शन, 6 महीने के लिए पोस्टपोन्ड। ऐसे बहुत से उदाहरण है। और इन्हीं बीच में कुछ छात्रों की उम्र निकल जाती है जिस फॉर्म के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उसे भरने की। ये तो रही उन सरकारों की कहानियां जिसे हम इस डेमोक्रेसी में अपना कीमती वोट देकर अपना नेतृत्व करता बनाते हैं।
PLFS गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्च करती है कि देश में कितने % अनएम्प्लॉयमेंट है। अब कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि ये संस्था तो गवर्नमेंट की ही है, फिर ये हमें सच्चा डाटा कैसे देगी, ये अपना डाटा खराब क्यों करेगी। ये तो वही हमें बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो ये हमें बताना चाहेंगे कि इतने ही बचे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इस पर विरोध जताते हुए कहा गया कि इस सर्वे के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार सर्वे के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी तैयार की जानी चाहिए जो कि सरकार के अंडर ना आती हो। तो फिर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई NSC, जिसका काम था बेरोजगारी दर का सर्वे करना। लेकिन कुछ दिनों बाद होता क्या है, जो सबके साथ होता था, जो भी गवर्नमेंट आती है शासन में वो अपने बंदे NSC में भर्ती करने लग जाती है और फिर इस एजेंसी को भी गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। देखिए, बेरोजगारी निकालने का फॉर्मूला क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू टोटल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपॉन टोटल वर्कफोर्स इंटू 100। देखिए, इसमें वर्कफोर्स क्या है, जो काम करते हैं और जो काम तलाश रहे हैं, इन दोनों का प्लस किया जाता है, ये होते हैं वर्कफोर्स। अब आइए देखते हैं सरकार के झुंझुने। नंबर पहला झुंझुना बेरोजगारी भत्ता, जो कि 1 या 2 हज़ार होता है। जवानों को ये झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, रोजगार नहीं मिला तो झुंझुना लो बजाओ, क्या होगा 1-2 हज़ार में। नंबर दूसरा झुंझुना लैपटॉप बांटा गया। नंबर तीसरा झुंझुना मोबाइल बांटी जा रही है। इन झुंझुनों से पेट नहीं पलेगा, इन झुंझुनों से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, ना ही इन झुंझुनों से जिंदगी चलने वाली है। लेकिन जनता इतनी भोली है कि इस झुंझुने को पकड़ लेती है सरकार द्वारा और झुंझुना बजाती रहती है। युवा पीढ़ी, आपसे कह रहा हूं, उठो जागो और अपने लिए जो भी कर सकते हो करो, कुछ अच्छा से अच्छा करो, छोटे से ही शुरुआत करो। कोई भी फरिश्ता घोड़े पर बैठकर आपको इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकालने नहीं आएगा। धन्यवाद।